साथियों नमस्कार। जिस तरह से दिल्ली का तापमान बढ़ रहा है, राजनीतिक गलियारों का भी तापमान बढ़ रहा है। एक से एक बयान दिए जा रहे हैं देश के शीर्ष नेताओं द्वारा। नरेंद्र मोदी अभी विदेश यात्रा से लौटे हैं। राहुल गांधी लगातार आक्रामक है भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने कहा है कि साल भर के भीतर ये सरकार गिर जाएगी, मोदी सरकार गिर जाएगी, जिसकी बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई है। बीजेपी के तमाम लीडरों ने कहा है कि राहुल गांधी अराजकता मचाना चाहते हैं। यह भी बयान बीजेपी की ओर से आया कि साल भर के भीतर कांग्रेस दो भागों में बंट जाएगी। हमारे बीच कांग्रेस की राजनीति को गहराई से देखने, समझने, बूझने वाले हमारे साथी विश्व दीपक मौजूद है। और विश्व दीपक, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। विश्व दीपक, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान क्यों दिया और ये टाइमिंग क्यों चुनी जब बंगाल विधानसभा चुनाव खत्म हुए और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से लौटे? देखिए, इनको पहली बात तो हमें थोड़ा राहुल गांधी के बारे में समझना चाहिए कि राहुल गांधी केवल भारत ही नहीं, मैं कहूंगा पूरे विश्व की राजनीति में संभवतः उन नेताओं में से एक हैं। अगर आप यूरोप के नेताओं को छोड़ दो, यूरोप के, है ना, मैं एशिया नहीं कह रहा हूं, मैं अमेरिका नहीं कह रहा हूं, मैं इंग्लिश स्पीकिंग अदर कंट्रीज के बारे में नहीं कह रहा, मैं यूरोप की बात कर रहा हूं। तो यूरोप के अगर नेताओं को छोड़ दिया जाए तो राहुल गांधी संभवतः दुनिया के उन नेताओं में से एक हैं जो कोई भी बात बिना गंभीरता के नहीं कहते, या कोई भी बात वो यूं ही नहीं कहते। आपने अगर उनकी पॉलिटिकल जर्नी फॉलो की होगी, या जिन लोगों ने भी फॉलो की होगी, उन्होंने देखा होगा कि वो बार बार एक चीज पे जोर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं सच बोलूंगा चाहे किसी को भी बुरा लगे। यहां तक कि कई बार वो ऐसे सच बोलते हैं कि जो उनकी पार्टी के लोगों को बुरा लगता है और उनकी पार्टी के लोग भी उनसे नाराज होते हैं उस बात को लेकर के, और कहते हैं कि आप ये जो बोल रहे हैं ये पॉलिटिकली सही नहीं था। सच भले है लेकिन पॉलिटिकली सही नहीं था। तो पहली बात तो ये कि तो राहुल गांधी के इस बात को, ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि में मैं इसलिए बता रहा हूं कि राहुल गांधी कोई भी बात हवा में नहीं कहते, एक बात। और अब दूसरी बात यहाँ पर समझनी चाहिए दर्शकों को भी, हम सबको, हम इतिहास के अध्येता हैं, विद्यार्थी आप भी हैं, हम भी हैं, और हमने प्रॉपर हिस्ट्री की पढ़ाई की है। तो आप देखिए कि दुनिया में जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, इतिहास उठा करके आप देखिए, पूरे इतिहास में भी जब भी किसी भी सत्ता का परिवर्तन हुआ है, चाहे वो मध्यकाल में हो, चाहे प्राचीन काल में हो, चाहे आधुनिक काल में हो, वो दो वजहों से होता है। या तो उसके आंतरिक कारण ऐसे होते हैं, या तो कोई ना कोई बाहरी हस्तक्षेप होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान, अभी आप हाल फिलहाल देखिए पाकिस्तान में एक सत्ता परिवर्तन हुआ, तो क्योंकि उसमें बाहरी हस्तक्षेप था, इमरान खान को जेल भेजा गया। बांग्लादेश में हाल फिलहाल सत्ता परिवर्तन हुआ, बिल्कुल, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और उसमें बाहरी हस्तक्षेप भी था, प्लस कुछ ऐसी आंतरिक परिस्थितियां थी। अब आते हैं भारत के बारे में। तो यहाँ पे दो कारण बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और वो है एक बाहरी एक्सटर्नल फोर्सेस और अंदर की परिस्थितियां। अगर आप इन दोनों को मिला करके देखें, दोनों को अगर आप एनालाइज करें, तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाए कि राहुल गांधी ने जो कहा है उस बात में बहुत दम है। और 90% इस बात की संभावना, 99% मैं कहूंगा कि आने वाले एक साल में मोदी सरकार चाहे बची रहे, पर मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो सबसे बड़ा बिग प्लेयर है, वो है अमेरिका। अमेरिका के जो दबाव है, जो दुलत्तियां हैं, उनके जो माय फ्रेंड डोनाल्ड जिनको बोलते थे, जिनके लिए बड़े हाउडी इवेंट्स किया करते थे, उन्होंने मोदी की जो ब्रांड इमेज थी, मोदी का जो ऑरा था, उनके जो भक्तों के बीच में, उनके समर्थकों के बीच में, उनके कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में, उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो एक्सटर्नल फोर्स ये काम कर रहा है, अमेरिका, ईरान का वॉर, उससे उपजी आर्थिक परिस्थितियां, कलह, असंतोष, और अंदर की जो परिस्थितियां वो ये है कि बढ़ती हुई आबादी, क्लाइमेट चेंज, लोगों को रोजगार ना मिल पाना, पेपर लीक, नीट, सीबीएसई के लोगों को, सीबीएसई में जो है पेपर मतलब गलत तरीके से कॉपी जांचना, फिर उन बच्चों को देशद्रोही और आतंकवादी कहना, मुसलमानों के साथ लगातार संघर्ष में रखना, चीजों को, समाज को झूठ बोलना, डाइवर्ट करना, ये तमाम चीजें ऐसी हो रही हैं जिनको मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि एक साल के भीतर मोदी जी की मतलब उनका वो वक्त आएगा जिसमें उन्होंने कि झोला उठा के हम चल देंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, आपको क्या लगता है इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस का रोल ज्यादा होगा? जैसा कि ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बड़ी भूमिका रहती है CIA की, फॉरेन एजेंसीज की, तमाम सरकारों को गिराने बिगाड़ने में। जैसा कि आपने बताया भी कि बांग्लादेश में भी
यही देखने को मिला। पाकिस्तान में अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है जिससे ये पता लगा है कि नहीं, बांग्लादेश में जो इमरान खान का तख्ता पलट हुआ था उसके पीछे भी ये वजह थी। तो चूंकि घरेलू मोर्चे पर समस्याएं ज्यादा हैं, आर्थिक मोर्चे पर हम लगातार फेल हो रहे हैं, छात्रों की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, बुनियादी सुविधाओं की समस्याएं हैं, तो क्या एक्सटर्नल फोर्सेस का प्रेशर ज्यादा होगा अगर ऐसा हुआ, या इंटरनल फोर्सेस का प्रेशर ज्यादा होगा? देखिए, यहाँ पे बड़ी बड़ी ही दिलचस्प बात है कि मोदी जी ने अभी तक क्या किया, मोदी जी कैसे सरवाइव कर रहे हैं। आप देखिए कि वो नोटबंदी कैसे सरवाइव कर गए, नोटबंदी जैसा विकराल संघातक फैसला वो सरवाइव कर गए। कोविड के बाद जो इलेक्शंस हुए उसमें मतलब उससे जो उपजी हताशा थी, लोगों के अंदर जो गुस्सा था, जो असंतोष था, उसको भी वो सरवाइव कर गए, बच गए उसमें, इनफैक्ट विक्टोरियस बन करके निकले उससे। तो मोदी जी का एक बड़ा ही अच्छा फार्मूला उन्होंने पकड़ रखा था, वो था जिसको कहते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, नॉट डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रैक्शन, राइट। लोगों के दिमाग को बरगलाना, भटका देना। तो जब देश में नीट पेपर लीक हो रहा है, सीबीएसई को लेकर सवाल उठ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है, छात्रों पे लाठियां चल रही हैं, असंतोष है, तो मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने जिमखाना क्लब का मुद्दा छेड़ दिया। तो पिछले 10-12 सालों में वो यही करते आ रहे हैं कि जब देश में उनके खिलाफ माहौल बनता है, सवाल उठता है, संतोष पैदा होता है, तो वो दो काम करते हैं। एक, कि ये देखो ये मुसलमान आतंकवादी हैं और मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, एक। और दूसरा कि देखो मोदी जी का डंका कितना बज रहा है पूरी दुनिया में, उन्होंने भारत को विश्वगुरु बना दिया, महान बना दिया है, उनसे पूछे हुए दुनिया में पत्ता तक नहीं होता। तो जो उनकी लोकल पॉपुलेशन थी, डोमेस्टिक पॉपुलेशन थी, उनकी जो पॉलिटिक्स, वो लोग बड़े खुश होते थे, उनको अंदर से मजा आता था भक्तों को कि हमारे मोदी जी तो भगवान है और उनके बिना अमेरिका भी नहीं हिलता है, यूक्रेन वॉर रुकवा देते हैं। ये जो उन्होंने फेक ऑरा क्रिएट किया था एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, वो ध्वस्त हो चुका है। तो अब उनके पास कोई एग्जिट रूट नहीं, स्केप नहीं है। बिसाइड्स इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एप्स्टीन फाइल में उनका नाम है और जिसको यूज करके अमेरिका उनको ब्लैकमेल कर रहा है, ये बात 100%, अब इसमें कोई शक करने की बात ही नहीं। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मार्को रूबियो जो अभी हालिया दौरा था अमेरिका के विदेश मंत्री का, और जिस तरह का रिसेप्शन उनको मिला, जिस तरह से $500 बिलियन की एग्रीमेंट की बात की गई, और वो भी ऐसे वक्त में की गई जबकि डोनाल्ड ट्रंप चीन लौट करके आए, जो भारत के दुश्मन देश है, पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे संबंध हो रहे हैं, तो उसके बावजूद भारत $500 बिलियन का एग्रीमेंट कर रहा है। क्या इसमें आप देख रहे हैं इस बात को कि अब पूरी तरह से शरणागत हो गए नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के? भाई देखिए, सबसे पहले ये शब्द किसने कहा? ये राहुल गांधी ने कहा कि मोदी कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है, और मैं बहुत कुछ जानता हूं जो मोदी जी जानते हैं लेकिन और कोई नहीं जानता है। राहुल गांधी ने क्या कहा कि मैं बहुत कुछ जानता हूं जो मोदी जी जानते हैं लेकिन और कोई नहीं जानता, और किसी दिन सही समय पे उसका उद्घाटन होगा। अच्छा चलिए, वो सही समय आएगा, कब आएगा, नहीं आएगा, उसके प्रमाण कब आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन मोदी जी की जो हरकतें हैं, जो उनका सरेंडर करने का जो उनका मतलब स्टाइल ऑफ सरेंडर है, बिल्कुल, जो उनका स्टाइल ऑफ सरेंडर करने का है, जो उनके इंस्टांसेस है, वो इस चीज की गवाही देते हैं कि कोई ना कोई कमजोर नस उनकी बहुत तगड़ी दबी हुई है। अब जहां तक बात आती है, आप देखिए, मतलब हम सब लोग 40 के आसपास है, 40 से कुछ पार है, कुछ इस दौर में है, हम लोगों ने 25-30 साल की राजनीति को बहुत गहराई से देखा है। आप बताइए कि अमेरिका के सामने भारत की इतनी दयनीय स्थिति, लगभग मतलब नौकर वाली स्थिति कब थी? हमको तो कभी नहीं दिखाई पड़ी। मनमोहन सिंह लोग बोलते थे कि मनमोहन सिंह कमजोर प्राइम मिनिस्टर है, मौन रहते हैं, लेकिन देवयानी खोबरा गढ़े जो यहाँ की वाला जब मुद्दा था, तो मनमोहन सिंह ने अमेरिका को उसको टाइट कर दिया था, अमेरिका को झुकना पड़ा था मनमोहन सिंह के सामने। बिल्कुल। ऐसे हजारों उदाहरण है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि भारत सरकार जो है, वो ऐसा लगता है कि भारत की सरकार दिल्ली से नहीं, वॉशिंगटन से चल रही है, और प्रधानमंत्री मोदी नहीं, ट्रंप है। ट्रंप बोलता है कि आपका पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम हो गया। बिल्कुल। मार्को रूबियो बोलता है कि आप तेल खरीदेंगे ईरान से कि नहीं खरीदेंगे, ट्रंप बोलता है, मार्को रूबियो आके भारत में बोलता है कि आप $500 मिलियन का आप निवेश करेंगे, और भारत सरकार चुप रहती है। बिल्कुल। क्या बताता है ये कि मोदी सरकार? अच्छा, एक चीज बताइए, राहुल गांधी ने कह तो दिया कि साल भर के भीतर सरकार चली जाएगी, तो फिर देश के पास विकल्प क्या रहेगा एक ऐसे वक्त में जब चुनावी मशीनरी पूरी तरह से सत्ता के इशारे पर नाच रही है, और ये साबित हो चुका है। आज SIR को भी मान्यता
दे दी। आज एसआईआर को भी सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी। आपको क्या लगता है कि फिर क्या है, इलेक्शन में जाने से फिर बात बन जाएगी क्या? क्या ये संभव नहीं है फिर बीजेपी आ जाए? मैं इसमें मतलब एक राइडर के साथ में इस बात को कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि सरकार एनडीए की रहे, पीएम फेस बदल जाए, ऐसा एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक ही हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर ये सरकार जाती है, मान लीजिए कि सरकार, क्योंकि इसके अंतर्विरोध बहुत ज्यादा है सरकार के, अब संभल नहीं रहा, बिल्कुल इन्होंने जो रायता फैलाया है अब वो संभल नहीं रहा है, और क्षेत्रीय दल इनको लेकर के बहुत ज्यादा आशंकाग्रस्त हैं अपने अस्तित्व को लेकर के। आप ये बताइए कि नीतीश कुमार का जिस तरीके से इन्होंने कोऑप्ट किया, उसको खत्म कर दिया, क्या चंद्रबाबू नायडू के दिमाग में डर पैदा नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल सही है। बीजेपी के साथ भी ऐसा ही हुआ। बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद छोड़ करके बीजेपी में चले गए। तो ऐसा नहीं है, इनका जो एनडीए का जो पूरा कुनबा है, जो ये नाव है, इसमें छेद तो बहुत सारे हैं, अभी उसको पाट टूट के चल रहे हैं। बस जिस दिन एक कोई लहर उठी और एक आध छेद में पानी घुसा तो नाव डूबने में देर नहीं लगेगी। राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट वो यही है, इसी बात को बार बार वो कह रहे हैं, और मैं इससे अग्री करता हूं। रही बात यह कि फिर देश में क्या स्थितियां होगी नहीं होगी, न्यायालय की बात आपने की है, तो ये बहुत ही त्रासद और दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है, राजनीति तो पहले ही भ्रष्ट थी, उस पर आम आदमी का भरोसा नहीं था, नेताओं के ऊपर, न्यायालय पे था। हम मानते थे कि हम कहते थे, हमने सुना ऐसा कि हमें न्याय मिलेगा, न्यायालय के दरवाजे पे न्याय मिलेगा। वो जो आस्था थी, वो विश्वास था, वो टूट गया है, और ये बहुत ही खतरनाक बात है किसी देश के बारे में। ये बिल्कुल बनाना रिपब्लिक वाली सिचुएशन हो गई है यहाँ पे। तो एक बात बताइए, ये बताते हैं राहुल गांधी की सरकार चली जाएगी, लेकिन जो आप कह रहे हैं कथित बनाना रिपब्लिक हो गए हम लोग, वहां से वापसी की राह नहीं बताते हैं। मैंने अभी बात कर रहा था मैं इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार से, मैंने भी यही सवाल किया कि अगर कोई नई सरकार आए तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्या करना पड़ेगा कि चीजें बदल जाए? और आपको क्या लगता है कि चीजें तत्काल बदल जाएंगी, सिर्फ इस सरकार के जाने से बदल जाएंगी? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी सरकार के जाने से या नई सरकार के आने से चीजें बदल जाएंगी। इसको बेहतर तरीके से तो अर्थशास्त्री और ज्यादा जो ज्ञानी लोग हैं वो बता सकते हैं, पर मोटा मोटा जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग मेरी है वो ये कहती है कि इन्होंने भारत को जितना डैमेज कर दिया है, पहुंचा दिया है, उसको अंडू करने में कम से कम 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे। आप गौर कीजिए सर कि हम लोग 10 साल पहले जब मनमोहन सिंह ने 2004 में सत्ता संभाली थी, तो मुझे लगता है 2008-9 के आसपास, मुझे याद नहीं है टाइम मैगजीन का किस साल का अंक है, जिसमें से कि अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित दुनिया की टाइम मैगजीन ने एक तरफ भारत के हाथी और दूसरी तरफ चीन के ड्रैगन को कवर पेज पे लाया था, और भारत और चीन की तुलना की थी, और ये कहा था कि अगले दशक में देखना होगा कि कौन आगे निकलता है। एक दौर वो था जब दुनिया की निगाह में भारत की तुलना चीन से हो रही थी। 10 साल पहले की बात है, 15 साल पहले की बात है, कि कौन आगे निकलेगा, दुनिया को कौन रास्ता दिखाएगा, दुनिया की जो इकोनॉमिक पावर हाउस है उसका हब कौन बनेगा, दुनिया का इंजन, ग्रोथ का इंजन कहां से चलेगा, भारत से या चीन से। और आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है कि हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, इसमें कंजम्पशन नहीं है, विदेशी निवेश नहीं है, जो है वो इंस्टीट्यूशनल निवेश निकाल करके भाग रहे हैं, कहीं भी कोई उम्मीद नहीं है। समझिए कि मतलब 80-90 करोड़ जनता सिर्फ 5 किलो राशन पे जिंदा है, बस यही हमारी इकोनॉमी है। तो अंडू करने में इन्होंने जो डैमेज किया है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी बट ऑल्सो द इंस्टीट्यूशंस, चुनाव आयोग को, जुडिशरी को, मीडिया को जो डैमेज किया है उसको अंडू नहीं किया जा सकता। आपकी जो बताइए विश्वदीपक, एक चीज बताइए, ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं, और राहुल गांधी की कई तमाम बातें सच साबित हो रही हैं, ये बात सच है, जो उन्होंने पहले कहा था वो तमाम बातें सच साबित हुई, लेकिन ये काम इस देश में पॉलिटिशियन का नहीं रहा है, ये काम मीडिया का रहा है कि वो नब्ज जो है देश की पकड़ के चलती थी, उसको पता रहता था कि क्या होना है। माने नब्ज का पकड़ना यह है कि हमको आपको पता है कि इस वक्त कर्नाटक में लेकर के क्या क्राइसिस चल रही है, वहां पर सिद्धारमैया का क्या होगा,
डीके शिव कुमार का क्या होगा। लेकिन मोदी क्या करने जा रहे हैं, बीजेपी क्या करना चाह रहे हैं, इसका एहसास, इसका पता मीडिया को नहीं होता। इसके पीछे आप क्या वजह समझते हैं? नहीं, वो तो उस पे तो आएंगे, लेकिन चूंकि आप मीडिया पे काफी बारीक निगाह रखते हैं आप, और अक्सर खैर खबर देते रहते हैं, और अभी हाल फिलहाल मीडिया की एक बड़ी प्रसिद्ध एंकर है जिसकी कि आपने काफी खबर ली है, चित्रा त्रिपाठी जी, आप उनकी अक्सर खबर लेते हैं और आप निगाह रखते हो। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने महंगाई के बारे में उन्होंने अपना एनालिसिस पेश किया कि क्या है, महीने में 200 रुपए भी तो बढ़ेगा। पेट्रोल कहा कि 7 रुपए रोज खर्च होते हैं, महीने का 30 दिन में गुणा करके 210 रुपए पड़ेंगे, उन्होंने ये कहा 210 रुपए बढ़ेगा। अब आप समझिए कि मीडिया की हालत ये है। तो ये मीडिया जो इतनी ज्यादा मतलब निचले पायदान तक गिर चुका है, उसको आप कैसे अनडू करेंगे। अब रही बात इनकी कि इतनी चरण वंदना करने के बाद भी इनको कोई खबर नहीं मिलती है, तो वो बात ये है कि चूंकि वो बीजेपी और बीजेपी की जो हाई कमांड है वो डेमोक्रेसी में यकीन ही नहीं करती है, उसको लोकतंत्र से उनका यकीन अंदर से नहीं है। हम लोग वो बोलते चाहे जो रहे, मोदी साहब पॉलिटिकल रैली में, संसद में, चाहे जो बोले, अमित शाह चाहे जो बोले, लेकिन एज एन इंडिविजुअल, एज ए पर्सन, एज ए पॉलिटिशियन उनका डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी यकीन नहीं, जीरो यकीन। बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ इस बात से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने देखा कि नॉर्वे में हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं भाई, अब तो दुनिया भर में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप पत्रकारों से क्यों नहीं बात करते हो। तो निश्चित तौर पे ये बात सच है कि जो अब डेमोक्रेसी में बिलीव करते हो ना करते हो वो तो अलग बात है। सबसे बड़ा सवाल है कि मीडिया से इंटरेक्शन तो ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। और जिसकी आप अक्सर आलोचना करते हैं जिन बिंदुओं पे मीडिया के, आप उसको देखिए। मैं आपकी बात को रिकॉल कर रहा हूं कि आपने कई जगह पे इसको लिखा है, पोस्ट में लिखा है, ट्विटर पे लिखा है, फेसबुक पे लिखा है कि कम से कम अपनी ही मीडिया से तो बात कर लो। हाँ ठीक है, आपको आवेश त्रिपाठी से नहीं बात करनी, चित्रा त्रिपाठी से कर लो, पर कर तो लो, कम से कम सवाल तो ले लो। सवाल तो लेना चाहिए, सवाल लेना चाहिए, और जरूरी सवाल जरूर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने आप को थोड़ा सा लिबरल दिखा करके अपनी छवि काफी हद तक बदल सकते थे, मणिपुर जाके बदल सकते थे, तमाम वक्त ऐसे थे जहां पर बोल के बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, उसके पीछे की कोई पॉलिटिकल वजह समझ में नहीं आती। मैं नहीं जानता कि कौन सी पावर उन्हें गवर्न करती है कि उनको सही मौकों पर बोलने से रोकती है। ये बात मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। आपको एक आखिरी सवाल हमारा रहेगा कि दरअसल दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, हंगरी में आपने देखा जहां पर कि बिल्कुल असंभव सा लग रहा था कि सरकार जाएगी, चली गई। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ भारी नाराजगी है, तमाम दक्षिणपंथी देशों में नेतन्याहू के खिलाफ भारी नाराजगी है। अभी मैंने देख रहा था कि उनके जो उनका वो है पर्सनल असिस्टेंट, उसके खिलाफ कोर्ट ने केस लगाने का हुक्म दे दिया है। क्या जो भारत में होने की संभावना राहुल गांधी ने जताई है वो नियोलिबरलिज्म के खत्म होने की जो दुनिया भर में लहर चल रही है उसका ही हिस्सा है, या भारत में जो होने जा रहा है वो एक अलग बात? नहीं, दरअसल बात ये है ना सर कि देखिए ये भारत में ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। अब बात ये है कि आप इसको देखना चाहते हैं या नहीं, मुद्दा ये है। मैं तो ये कहता हूं कि ऑलरेडी हो रहा है, इट्स ऑलरेडी टेकिंग प्लेस। बड़ी बात कह रहे हैं, भक्तों की संख्या में कमी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, मतलब ये ऑलरेडी हो रहा है, ये ऑलरेडी ये चीजें घटित हो रही हैं समाज में। आप उसको नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप अपने आंख में काला चश्मा चढ़ा के चलिए, एक अलग बात है। आप ये देखिए कि भारत के मामले में जो थोड़ी सी एक बात अलग है, जैसे आपने हंगरी की बात की, हंगरी है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे बाकी कंट्रीज है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, या आप समझिए कि जहां पे एक जमाने में 10-15 साल पहले अरब स्प्रिंग था, जहां पे कि ऐसे तुरंत तख्ता पलट हुए। उसकी एक फर्क है भारत से, जो कि बहुत ही बेसिक, बुनियादी, लेकिन बहुत ही बड़ा फर्क है। वो ये है कि भारत बहुत ही डाइवर्स और एक बड़ा देश है, बहुत ही विशाल का देश है। इट्स अबाउट, मतलब लाइक अ कॉन्टिनेंट्स, सेमी कॉन्टिनेंट के बराबर, इसकी महाद्वीप के बराबर इसका क्षेत्रफल है, और इसकी जो विविधता है वो बहुत ज्यादा है। वो सारे देश मोनोलिथिक है। हंगरी में एक ही रेस के लोग हैं, एक ही भाषा बोलने वाले लोग हैं, एक ही रिलीजियस
एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं, थोड़े बहुत होंगे, पर मेनली वही लोग हैं। अमेरिका में वही एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही रेस के लोग हैं, एक ही रंग के लोग हैं, एक ही रूप के लोग हैं। तो क्या होता है कि जब आप मोनोलिथिक सोसाइटी में जब आप किसी बदलाव की बात करते हैं तो उसका क्रियान्वयन थोड़ा जल्दी हो जाता है। भारत के साथ बात है कि भारत बहुत विशाल देश है, बहुत डाइवर्स है, तो यहाँ पे चीजें उतना फास्ट तरीके से नहीं होती हैं, प्लस उतना कंक्रीटली दिखती नहीं है। लेकिन ये ऑलरेडी ये चीजें हो रही हैं समाज में, उसका वो चीजें घटित हो रही हैं। अब किसी को दिखाई पड़े ना पड़े, कोई इसका नोट लेना चाहे या ना लेना चाहे, वो एक अलग कहानी है। और इस देश में सरकार का आना और जाना, दर्शकों, ये लगातार होता रहा है। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। इलेक्शन होता है, कुछ सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, फिर आती है। ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई कहता है कि मोदी सरकार चली जाएगी तो वो अराजकता मचा रहा है। वो पॉलिटिकल बयान भी हो सकता है, वो एक राजनीतिक नेता की भविष्यवाणी भी हो सकती है। तो इसको लेकर के कहीं से भी अराजकता जैसी बात जो कही गई बीजेपी के द्वारा निश्चित तौर पर चौंकाती है। विश्व दीपक, आपका धन्यवाद कि आप आए और बात किया। हम आपसे फिर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया रश्मि, बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।